देखो, सुनो मेरी बात। कहाँ कहाँ हम पढ़ लिए, कौन कौन सा टॉपिक था। पिछली वाली क्लास में हमने कौन अब तक भारत के संविधान के अंदर जितने भी संविधान में संशोधन हुए, जितने भी अमेंडमेंट हुए ना, वो सारे मैंने तुम्हें समझा दिए। मैंने कहा 106 हुए, 2-4 नेट से सर्च करने को दिए थे, मैंने कहा पढ़ लेना नहीं हो, वो तुम्हारा काम होगा, पढ़ना ही होगा। इस साल के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी संशोधन होने वाले होंगे, नोट्स के अंदर जगह छोड़ देनी चाहिए और आगे अपडेट कर लेना चाहिए। अगर भाई जब भी तुम पढ़ते होंगे उसके लिए अपडेट कर लेना चाहिए। आज हम क्या समझने वाले हैं, जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, चाहे वो कोई तुम पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, यहाँ तो डायरेक्ट हूबहू सवाल आया था। 2023 के मेंस में भी सवाल आया था, 2023 वाला जो मेंस हुआ था। और क्यों इसका टॉपिक, जब यूपीएससी ने अपना मेंस का सिलेबस बना रखा है ना, तो यूपीएससी क्या हो, कोई भी कमीशन हो, अपना उसने निर्धारित कर रखा है, एक बार लाइन मेंशन कर रखी है उन्होंने। पता कौन सी? उस लाइन का नाम कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का दूसरे देशों की तुलना के साथ तुलनात्मक अध्ययन, दूसरे देशों के संविधान के साथ तुलनात्मक अध्ययन, भारत के संविधान का दूसरे देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन। दूसरे देश कौन कौन से हो? इतने सारे देश है दुनिया में, क्या सारे देशों के संविधान का भारत की तुलना करके अध्ययन करेंगे? नहीं। जब आप टॉपिक पढ़ते 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 किसी भी देश के साथ तुलना के स्तर पर जाओ, इसका मतलब आपकी समझ उसके प्रति बहुत अच्छी हो चुकी है, टॉपिक के प्रति। अगर आप इंडिविजुअली एक टॉपिक पढ़ते हो तो आपकी समझ, इसका मतलब उसके कम लेवल पर स्तर पर हुई। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो उसके साथ साथ दूसरे की तुलना करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, इस बात का प्रतीक हो, पक्की बात है, आपकी समझ उस टॉपिक के प्रति बहुत अच्छी हो चुकी। तुलनात्मक अध्ययन से क्या हुआ? और यूपीएससी के अंदर तुलनात्मक अध्ययन करना, इसका मतलब यूपीएससी की दुखती नस पर हाथ रखना। समझ में आया बात? ये यूपीएससी हो चाहे पीसीएस कमीशन हुआ, उसके मेंस के अंदर तुलनात्मक अध्ययन कर लिखना, इसका मतलब उसकी दुखती नस पर हाथ रखना, यानी अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करना। नॉलेज किसी के पास नहीं होती, सारा खेल वही हो, क्या स्मार्ट तरीके से देखना कि उसे कैसे हम और बेहतर बना सकें। सारा मेन काम हो उसकी कॉपी के अंदर तुम क्या लिख कर आए। समझे? जो जिस कॉपी जो तुम्हारे पास दी गई थी कमीशन के द्वारा, जो भी कमीशन, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का हो या सेंटर का पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसके द्वारा जो कॉपी दी गई थी तुमने उसके अंदर कैसा एक्सप्रेशन दिया। समझ आए? सारा खेल उस चीज़ का, तुम्हारे पास कितनी नॉलेज की कोई मायने नहीं रखता। समझ में आया बात? ये अब भाई जो टॉपिक हो ना, जैसा मेंस का होगा, तो मेंस के लिखने के लिए, उसे समझने के लिए भी टाइम चाहिए, क्योंकि जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ वो एक प्रकार की आइडियोलॉजी, और जो आइडियोलॉजी हो, विचारधारा बनने के लिए एक व्यक्ति पूरी जिंदगी गुजारता है इसमें। जैसे मैं हूँ, लगभग मुझे ये समझ लो 1 साल के आसपास बीत चुका रिसर्च करते करते। कितने? रिसर्च, ठीक 1 साल के आसपास। अब जब जाएगा तो फिर 1 साल के बाद 2-3 साल और मान के चलो, कहने को तो 2-3 साल हो, 4 भी लग जाए, 5 भी लग जाए, एक ही टॉपिक पर रिसर्च करते रहना पूरा का पूरा। वो जो मैं थ्योरी दूंगा अपनी तरफ से, वे नोट सारे संभाल कर रखे जाएंगे, और वे समाज उसका कहीं भी हम उपयोग कर सकें, क्या वो बिल्कुल नई थ्योरी होगी। नहीं मतलब समाज के अंदर उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, कि सोसाइटी को हम क्या देना चाहते हैं, इसी चीज को हम रिसर्च कहते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी जैसे कहते हैं। इसी तरह के एक दार्शनिक हुए, उन्होंने भी एक राजनीतिक सिद्धांत दिया, राजनीतिक थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी दी। उस पॉलिटिकल थ्योरी को ना बताया गया, इस पॉलिटिकल थ्योरी को अगर आप अपनाओगे, एक आइडियोलॉजी दी, विचारधारा दी यार एक। उन्होंने कहा अगर तुम इस अपनाओगे, कोई भी देश अपना सकता, अपने संविधान के अंदर उस बात को लिख दो, वो जो बात उन्होंने बताई है, ठीक, उन्होंने सोचा होगा अगर ऐसा कर दिया जाए तो हम समाज को बहुत अच्छा बना सके, नियम कानून को बहुत अच्छा बना सके, देश की संसद को बहुत अच्छा बना सके। उसी थ्योरी का नाम पता क्या है? वो थ्योरी पहले नाम बताने जा रहा हूँ हिंदी में, फिर इंग्लिश में नाम बताऊंगा। उस थ्योरी का नाम क्या है? समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जो विचारधारा हो धीरे धीरे जनरेट हो, तो जो विचारधारा दी गई ना, उस विचारधारा का, उस आइडियोलॉजी का, उस अवधारणा का, उस प्रिंसिपल का, उस सिद्धांत का सारे नाम एक ही चीज के हैं। सही बात है। आसान भाषा में किसी विचारक के दिमाग में कुछ आया और उसने कॉपी के अंदर लिख दिया, और वो किसी देश को अच्छा लगा, उसने उठाकर अपना लिया। समझ में आई ये बात? या ठीक, तो उसी उसी विचारधारा का नाम हमारे पास शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पर पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस का जो विद्यार्थी, ये क्या हो रहा है इसके अंदर, एक्सपोर्ट बात कर रहे थे हम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जिस व्यक्ति के द्वारा दिया गया, वो व्यक्ति बहुत फेमस और पॉपुलर होगा इस सिद्धांत को देने के पश्चात। ठीक, वो ये प्रिंसिपल बहुत जरूरी हो, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले इस थ्योरी को तो समझना जरूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने दिया वो व्यक्ति कहना क्या चाह रहा था। और उस जब नाम इसका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इंग्लिश में मैं सारी हर चीज में इंग्लिश में बोलकर समझा दूंगा, क्योंकि पूरा नोट्स भी इंग्लिश में यहाँ मौजूद है, धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा। समझ में आई बात है? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होगा जो द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जब ये मेंस का टॉपिक उठाओगे तो वहां लिखा हुआ कंपैरेटिव स्टडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन।
ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन की जगह हम फ्रांस का भी कॉन्स्टिट्यूशन आ सके, या फिर आपका वो आ सके अमेरिका का, या फिर आपका ब्रिटेन का आ सके। इन 3 देशों पे ही बार बार क्वेश्चन पूछा उसने, किसी भी देश के साथ तुलना करके उसके संविधान में पूछा, हमारे संविधान की उस संविधान की तुलना करके अंतर बताओ, दोनों में क्या अंतर है। 150 शब्द में लिखो, इन 250 वर्ड में लिखो, या फिर 150 वर्ड के अंदर लिखना आपको, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, यस और नो। ठीक, ये क्वेश्चन हमारे पास। अब हमारे पास शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहना चाह रहा था। जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो हमारे पास द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था पहले, लिखवा कर कि द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, लिखा हुआ ना, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो वैश्विक स्तर पर सरकार के हमारे हो 3 अंग, जो हमारे गवर्नमेंट हो, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन मिलेंगे तुम्हें, 3 अंग मिलेंगे। ये 3 ऑर्गन कौन कौन से मिलेंगे तुम्हें बताने जा रहा हूं मैं। इसे बोलते हैं हमारे पास लेजिस्लेटिव, क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव। इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, इसे बोलते हैं हमारे पास जुडिशरी। इसलिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या हो यार, किस चीज को लेजिस्लेटिव, विधायी पालिका क्या हो, कानून बनाना। कानून कहाँ बनेगा यार, वहां बनेगा लोकसभा में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर विधायी पालिका का अंग होंगे। कानून बनाने का काम इनका होगा, वो विधायी पालिका का अंग हो। कार्यपालिका क्या हो यार, मंत्री परिषद को कार्यपालिका क्या हो मुख्य रूप से। एग्जीक्यूटिव इसे बोल रहा है जो एग्जीक्यूट करेगी या कार्य का करने का काम करेगी। उसके बाद जुडिशरी क्या हो यार, अगर कार्य ना हमारा संविधान के आधार पर नहीं हो रहा ना, बेसिस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर देश के अंदर कार्य नहीं हो रहा तो ये समझ जाओ यार ना, उस कार्य को ना, उस कार्य का उस देखना कि यार तुम क्या बना रहे हो, क्यों नहीं हो रहा संविधान के अंदर, समीक्षा करना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्ट बनाएंगे, कानून बनाए, उनकी समीक्षा करने का काम होगा किसका, रिव्यू करने का काम जुडिशरी का होगा। ये 3 काम होगा। अब मॉन्टेस्क्यू क्या कहना चाह रहे थे, मॉन्टेस्क्यू उस व्यक्ति का नाम है जिसने इसका ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, ये प्रिंसिपल दिया, ये थ्योरी दी, या बात बताई। इस बात को फिर किताब में लिख दिया गया, लोगों को अच्छी लगी, इस बात को संविधान में अपने अपने लिख दिया गया, और समझने का पूरा इतिहास खंगालने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इसके ऊपर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के ऊपर पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जा कभी कभी, और यूपीएससी के अंदर तो फेवरेट टॉपिक है इसका, क्योंकि यहाँ तो सवाल पूछेगा, देखेगा कितनी जानकारी। मैं साधारण भाषा में तो इसे समेटने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले एक दार्शनिक हुए ना, देख लो साइड में एक दार्शनिक, ठीक, देखो पहली बार अरस्तु, ये हमारे पास अरस्तु की अगर तुम कृत्य उठाओगे, उन्होंने जो कृत्य कर रखे उनके ग्रंथ उठाओगे, उन्होंने जो पुस्तक लिख रखी उनके अंदर उठाओगे, तो इस विचारधारा का वहां जिक्र मिला। लेकिन वहां विचारधारा का जिक्र मिला, वह बात बहुत पुरानी होगी यार, जब बात बहुत पुरानी होगी ना, मिले पहली बार तो जिक्र वही मिल रहा है। लेकिन ये बात याद रखना, उन्होंने वहां लोकसभा महासभा का रखा, या ये लोक अधिकारी का रखा, न्यायपालिका का रखा, ऐसा कर रखा। तो बस पहली बार अगर तुमसे पूछो पहली बार जिक्र का हुआ, सबसे पहली बार अगर जिक्र हुआ कहीं, तो अरस्तु की कृतियों में मिला है इस डॉक्ट्रिन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का। शायद मुझे लगा जो मॉन्टेस्क्यू था ना, जिसका नाम दिया जा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जिसकी मान्यता मिली, सच में मान्यता मिली, उसका नाम मॉन्टेस्क्यू। और मॉन्टेस्क्यू वही है जिसके नाम पर मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भारत के अंदर आया था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था इंडिया के अंदर, वही है। अच्छा, इसका जन्मदाता शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जन्मदाता मॉन्टेस्क्यू कहा जा। ये फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति था, फ्रांस का एक दार्शनिक था, फिलोसोफर था। क्या नाम था, मॉन्टेस्क्यू। याद रखिए बात है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यही लेकर आया। अब ये व्यक्ति कहना चाह रहा था, क्यों कह रहा था, जो हमारे पास विधायी पालिका हो और जो कार्यपालिका हो, ये न्यायपालिका, यार ये ना एकदम दूसरे से अलग होनी चाहिए। किसी भी देश की विधायी पालिका मतलब लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, इनका मंत्री परिषद है कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेपरेटेड होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि विधायी पालिका कार्यपालिका के अंदर वही व्यक्ति आके बैठ जा, कार्यपालिका के अंदर वही व्यक्ति आके बैठ जा, तो यार कार्य भी वही कर रहे, कानून भी वही बना रहे, और न्यायपालिका के अंदर भी वही व्यक्ति आके बैठ जा, तो फिर न्याय कौन दिलागा, ये तो अपने अपने को न्याय दिला कर रख देंगे। जरूरी था इस तरह के सिद्धांत को अपनाना, क्यों, ताकि तुम्हारे राइट्स को, जो सिविलिजन, जो हमारे पास हमारे नागरिक हो, जो सिटीजन हो हमारे, उन सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी था इस तरह की थ्योरी को एडॉप्ट करना किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। चले जल्दी सुनूंगा मैं क्या बताया, बात समझ में आया बात यार भाई। अगर तुम सिटीजन हो, किसी भी कंट्री के तुम सिटीजन हो, अगर तुम्हारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, तो इस तरह की थ्योरी को एडॉप्ट करना बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था ये भी समझ लो, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया, इसके अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा विधायी पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से बिल्कुल तटस्थ होनी चाहिए। सही बात है, उन्होंने साफ कहा विधायी पालिका का काम अलग होना चाहिए, कार्यपालिका का काम अलग होना चाहिए, न्यायपालिका का काम अलग। यार एक बात बताओ, विधायी पालिका, कार्यपालिका, अगर तुम दोनों मिलकर काम करेंगे तो इनकी संख्या क्या आप में ऐसे ही कानून बना रहे हो, ठीक है। जो न्यायपालिका के अंदर वे सदस्य आ रहे जो कार्यपालिका के अंदर बैठे हुए, तो इस बात की क्या गारंटी होगी, तो जो सामने नागरिक बैठे हुए ना, उन्हें वो मिलेगा, क्या कहते हैं, उन्हें न्याय मिलेगा,
इस बात की क्या गारंटी होगी यार? जो सामने वाली जो हमारे घर में पड़ोस में फुलिया रहा है, इस फुलिया को न्याय कैसे मिलेगा भाई? अगर इसको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसका शोषण कर रहा है, तो उसे न्याय कैसे मिलेगा? क्यों अब पता लग रहा है कार्यपालिका का ही व्यक्ति। इसे कुछ इस प्रकार समझो, मान लो मंत्री परिषद में कोई मंत्री रहता हो और मंत्री के बेटे ने कोई अपराध कर दिया हो, और अपराध जैसे ही कर दिया हो मंत्री का बेटा, तो इसका मतलब कार्यपालिका, मंत्री के बेटे ने कोई अपराध कर दिया हो, जब अपराध कर दिया उस व्यक्ति ने, अच्छा तो उसके बाद क्या मामला कहां जाएगा? न्यायपालिका में। न्यायपालिका के अंदर जो व्यक्ति बैठा वो भी कार्यपालिका का जानने वाला, उसे फोन करके कह देगा मेरे बेटे को बचा लिए, ये तो उस लड़की के उस फुलिया के अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा। उसके राइट कहां प्रोटेक्ट, उसके जो राइट्स हो रहे, जो उसके राइट्स उसके अधिकारों में कहां प्रोटेक्ट हो रहे, उसके अधिकारों का संरक्षण कहां हो रहा है? तो इसीलिए बहुत जरूरी था। अगर तुमसे पूछा जा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता, तुमसे सुनूंगा मैं भी। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत व्यक्ति के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकार तो ना कहो, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने का प्रयास करता, उन्हें प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता। सुनूंगा सारी बातें, इंग्लिश में सुनूंगा, हिंदी में सुनूंगा, सही बात है क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए लगा था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। हल्की हल्की फीलिंग्स यारी क्या कह रहा हूँ, देख रहे क्या बताया मैंने? पता लग चुका क्या कहा मैंने, चलो बता। भारत के किसी भी देश के नाम, एक थ्योरी है, एक बात है बस जो बता दी गई। जैसे मैं कोई बात बता दूं, तुमने कॉपी पे लिख दी, बस मैं तो 70 बातें बताऊं तुम्हें, बस मेरी बातें पॉपुलर नहीं होती। कितने इसकी किताब पढ़ ली, धड़ 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 कर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत तो बहुत अच्छा, अच्छी थ्योरी, अच्छी रिसर्च है, तो बस यही बात है। और क्या बात है? नाम क्या था? मॉन्टेस्क्यू, फ्रांस का दार्शनिक था। अच्छा क्यों कहा उन्होंने ऐसा? लोगों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। मैंने ये तो समझाया तुम्हें, जो लोग है ना हमारे पास, जो पीपल्स है यार, जितनी सारी जनता है, इनके अधिकारों को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। पता लग चुका। अच्छा दूसरी बात, सरकारों को निरंकुश होने से बचना। ये सरकार है ना, ये सरकार, ये कार्यपालिका के लोग है, ये बहुत बदतमीज हो जाएंगे। इनके जो बेटे हैं ना, इनके जो आसपास के जानने वाले भी कितना आतंक बचा देंगे उठा के जाके। जैसे देखो बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, जैसे देखो श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, जैसे देखो तालिबान के अंदर, वहां क्या, अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ। समझ नहीं बात है। तो बहुत जरूरी हो क्या इस तरह की थ्योरी को किसी भी संविधान के अंदर एडॉप्ट कर लेना। न्याय विधायी पालिका को, कार्यपालिका और न्यायपालिका को बिल्कुल तटस्थ होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहा था मॉन्टेस्क्यू। अगर तुमसे पूछा जाए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, तो आप बताओगे मॉन्टेस्क्यू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द मॉन्टेस्क्यू के अनुसार जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तीनों एक दूसरे से सेपरेटेड होनी चाहिए। यही बात मॉन्टेस्क्यू कहना चाहते थे। वो एक प्रकार के फ्रांस के एक प्रकार के दार्शनिक थे, फ्रेंच फिलोसोफर बोलते हैं, फ्रेंच फिलोसोफर। बात समझ में आई? बात कोई प्रॉब्लम है? अच्छा पता लग चुका क्यों करना चाहते थे। जो हमारे जो सिटीजन है ना, ग्लोबल सिटीजन, किसी भी ग्लोबल लेवल पर कोई भी कंट्री हो, उसके जो सिटीजन होंगे, ग्लोबल लेवल पर कोई भी कंट्री हो, उसके जो सिटीजन होंगे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी था हमें इस तरह की एक आइडियोलॉजी को अपनाना, एडॉप्ट करना किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। समझ बात। अब हम देखेंगे यह भारत के संविधान में अपनाई गई नहीं बनाई गई, अमेरिका यह जो थ्योरी है, यह अमेरिका के संविधान में अपनाई गई नहीं अपनाई गई। यह जो थ्योरी है, जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यह ब्रिटेन के संविधान में है नहीं है। पहले तुम देखेंगे अमेरिका के संविधान में है नहीं, सबसे पहले देखेंगे किसने अपनाई है थ्योरी को, पता लग गया चुका। और अपनाई तो किस तरीके से अपनाई, हूबहू अपना ली उसकी बात, या कुछ मरोड़ तोड़ अपनाई बात, या समझ बात, या फिर या जो थ्योरी है, या फिर अमेरिका के संविधान के साथ साथ हम देखेंगे कि ब्रिटेन के संविधान में है नहीं है। इन देशों को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि प्रमुख देश है, इन देशों ने, हमारा संविधान इन देशों के संविधान से बहुत प्रभावित है। जब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, इनके संविधान को खूब स्टडी करा, कोलंबिया में जाकर बहुत पढ़े हुए, खूब पढ़े वहां से, कोलंबिया में, लंदन में जाकर बहुत पढ़े उन्होंने। और पूरी दुनिया को अगर संविधान सिखाने वाला कोई देश है तो ब्रिटेन ही तो यार। वो तो क्यों ना पढ़ा उनका संविधान हम, उसके अंदर जो अच्छी चीजों की निकाल कर लेकर आएंगे और अपने हिसाब से अनुसार ढालेंगे हम। ऐसे ढाला गया हमारा जो संविधान बनाया गया। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे अम्बेडकर साहब, कोई तुलना नहीं है, ठीक। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते चले जाओगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरीके से पढ़ते चले जाओगे, तुम ना अपने, मैंने कहा ना, जो हमारे देश के संविधान निर्माता, तुम उनके मानव मस्तिष्क से फक्र होगा, वाओ क्या व्यक्ति थे। देखो चलते जाओ, पढ़ते चलो, इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं है। अब बात करते, शुरुआत करते हैं जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर था, या थ्योरी थी, एक प्रकार की प्रिंसिपल था। इसे अपनाना पड़ेगा। क्यों अपनाना पड़ेगा? क्योंकि लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करनी है, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करनी है। इसी को तो हम डेमोक्रेसी कहते हैं। समझ आई बात है? अच्छा, इसको तो डेमोक्रेसी कहते हैं, मतलब लोकतंत्र कहते हैं। ये तो लोकतंत्र है, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आप कौन सी लोकतंत्र की विचारधारा की बात करते हो? अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका,
संयुक्त राज्य जब अमेरिका की बात करते हो, यूएसए, ओए बदतमीज आदमी, अभी इन्हों कहते था ना एक्सपोर्टिंग, इसका मर्डर कर देता मैं मजाक नहीं कर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका ने अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1787 के अंदर, 1787। अब सोच लो उनके यहाँ संविधान बना तब, हमारे यहाँ बना 1950 में। वे लोग यार सच में हमारे से बहुत आगे। वहां के छोटे छोटे बच्चों को अपने अधिकारों की तमीज है। यहाँ तो 12वीं पास करी हुई छात्रा इंडिया के अंदर अपने मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को नहीं जानती। 6 के 6 मौलिक अधिकारों को ऊपर ऊपर से बड़े फिर रहे हो, बस होगा, बस हमारे याद यही होगे, बस उसमें भी कंफ्यूज हो जा। जो व्यक्ति अपने अधिकार नहीं जान सकते वे क्या ही लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। सही बात है। कितनी महिलाएं हैं बताओ जिनके अंदर राजनीतिक चेतना विकसित हुई, बताओ मुझे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसके अंदर डेवलप हुई। मैं किसी भी महिला से बात करता हूं, मैं पूछता हूं क्या तुम विधायक बनना पसंद करोगी, नहीं, छी गंदी चीज है, गंदी चीज है ही नहीं वो। मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ क्या तुम चुनाव लड़ना पसंद करोगी, नहीं, आंसर होगा नहीं। 1%, एक महिला कह रही, बताओ, सही बात है, ठीक है, क्योंकि इसका जीवन समाप्त हो चुका है, जीवन लीला जिसकी समाप्त हो चुकी है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ा। बात समझ में आई बात है? चले 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 चले। तो इंडिया की महिला ऐसी ही होगी, कारण देखो महिलाओं की दिक्कत पता क्या, उनका मैकेनिज्म इसी तरह का हो। सही बात है, उन्हें ना दर्शाया जाए इस समाज सोसाइटी के द्वारा, उन्हें बहुत बढ़िया करके दर्शाया जाए, तुम कमजोर हो, कमजोर नारी हो, ऐसे ही रहो, दूसरे घर में बर्तन साफ करो, नहीं नहीं तुम गाड़ी नहीं चला सकती बेटा, बेटा नई छत पे नहीं जाना है तुमको, कहाँ शादी में कैसे जा रही हो, ऐसे कपड़े पहन के जाओगे, ये तुम्हें तमीज है। लड़का चाहे नंगा भी चला जाए, कोई कमेंट नहीं है इस पर। ये बात सही कह रहा है, नहीं कह रहा हूं मैं, सही बात है, कहीं भी देख लो तुम किसी भी तरह। चलो अब सवाल है हमारे पास 1787 में उनका सिद्धांत, जब 1787 में अमेरिका ने अपना संविधान बनाया ना, तो अमेरिका ने अपना संविधान बनाते वक्त, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त अमेरिका ने 1787 के अंदर बनाया, तभी तुरंत इस विचारधारा को, इस आइडियोलॉजी को, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को, अच्छा बहुत सोना सा, बहुत सोनी विचारधारा, आज हमारे संविधान में आराम से अडॉप्ट कर लिया, लिख दिया, कितना अच्छा से। लेकिन हूबहू नहीं लिखा, कोर्ट की कौन सी बहू, पता कैसे लिखा है, तरोड़ मरोड़। अब तरोड़ मरोड़ कैसे लिखा, आ जाओ, मैंने पूछा भाई तुम्हारे यहाँ कौन सी शासन, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस तरह अपनाया अमेरिका के संविधान, अमेरिका के संविधान में किस तरह लिखा गया वो बताता हूं। हूबहू नहीं लिखा ना, उन्होंने अपने अनुसार ढाला, और जो ब्रिटेन वाले थे उन्होंने अपने अनुसार ढाला। अम्बेडकर इस तो 2 कदम आगे निकले, वो बताऊंगा अम्बेडकर जी ने क्या करा, क्योंकि संविधान तो अम्बेडकर जी ने बनाया, तो उन्होंने भी हूबहू नहीं रखा। तो कह रहे हम ना तो अमेरिका की कॉपी करते ना ब्रिटेन वालों की कॉपी करते, अपना मध्यस्थता का रास्ता अपनाएंगे। कुछ तुमसे सीख लिया, कुछ इससे सीख लिया, और मध्यस्थता का रास्ता अपनाएंगे। सही बात है। चलो आ जाओ, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, क्योंकि देखो इसे बोलते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट रिफॉर्म, तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट रिफॉर्म सिस्टम, इसे गवर्नमेंट रिफॉर्म कह दो या गवर्नमेंट सिस्टम कह दो, इसे बोलते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। इसमें क्या हो, ये एक व्यवस्था हो, एक प्रकार की किसी भी सरकार की व्यवस्था हो, ऐसे ऐसे या तो विधायपालिका होगी या हमारे पास कार्यपालिका होगी, लेजिस्लेटिव होगा, एग्जीक्यूटिव होगी, हमारे पास जुडिशरी होगी, न्यायपालिका। सही बात है। इसमें हो क्या, ये भी समझ लो, इसमें जो विधायपालिका हो ना, कार्यपालिका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। विधायपालिका कार्यपालिका से बिल्कुल अलग हो। कार्यपालिका के अंदर जो भी मंत्री बनने वाला, जो विधि मंत्री बनेगा ना, जरूरी नहीं है, हमारे यहाँ पता कौन सी व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था, ब्रिटेन में भी भाई है, हमारे यहाँ मंत्री वही बन सके, कौन, जो इस समय विधायपालिका में चुन के आया हो, जो लोकसभा में राज्यसभा में बैठा होगा वही मंत्री बन सके। लेकिन अगर तुम अमेरिका में चले गए, उनकी मंत्री परिषद होगी, तो यार रास्ते में चौराहे पर बैठी हुई ना, और यार मैं अल्लाह के नाम पे दे दो, तो ऐसे विधि मंत्री बना देगा, राष्ट्रपति उठा के जाएगा। सही बात है। अगर ये लड़की ना रास्ते में जब दूसरे घरों पोचा साफ कर रही है ना, अगर वहां के राष्ट्रपति के संदर्भ दिमाग में आया ना, ये लड़की ना वो महिला मंत्री बन सके, महिला मंत्री किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट में डाल देगा। लेकिन अगर तुम भारत में बनना किसी मंत्री, तो बहुत जरूरी होगा पहले तुम चुनाव जीत का हो। अमेरिका में ऐसा नहीं है। मैं अमेरिका में रहता हूँ, और अमेरिका के राष्ट्रपति देखा मुझे डोनाल्ड ट्रम्प ना, यार व्यक्ति तो बढ़िया, बुद्धिमान व्यक्ति है, कानून की बढ़िया नॉलेज है, आओ बेटा तुमको विधि मंत्री बनाते हैं। मैं चुनाव में नहीं जीतता है, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, ऐसे करके दो सदन वहां भी है इस तरह अमेरिका के अंदर। लेकिन वहां ना जरूरी नहीं है तुम वहां अगर मंत्री बनना तुम, तो जरूरी नहीं है तुम कोई चुनाव ही लड़का हो। राष्ट्रपति की नजर में जो भी होगा प्रोसीजर बढ़िया है, बढ़िया है। ये भारत में क्यों नहीं है फिर? हाँ, हमारे यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था। अम्बेडकर जी ने कहा नहीं, मैं
ऐसे नहीं जाने दूंगा। कार्यपालिका के अंदर वही व्यक्ति बैठेगा जो विधायपालिका में बैठेगा। व्यक्ति जो राज्यसभा में होगा या लोकसभा में होगा, मंत्री बनने लायक होगा क्योंकि जनता की पसंद होगा। और ये तो जनता का शासन हो, इस तरह की व्यवस्था अमेरिका के संविधान में कर देना डेमोक्रेसी को छीन करने का प्रयास है, डेमोक्रेसी को कमजोर करने का प्रयास है, डेमोक्रेसी को संकीर्ण करने का प्रयास है, कंजर्व करने का प्रयास है। सही बात है। तो जरूर नहीं है, डेमोक्रेसी एक्सपेंड होनी चाहिए, विस्तारित होनी चाहिए। उसी चीज को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। सबको मौका मिलना चाहिए, जनता को मौका मिलना चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए। लोकतंत्र क्या हो? ऑफ द पीपल बाय द पीपल, यही तो हो, विच नाउन एज द डेमोक्रेसी। जनता का जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। बात समझ आई है? तो फिर अमेरिका के संविधान ने सब अपनाया कैसा, ये भी समझते हैं। अमेरिका के संविधान ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को हुबहू नहीं अपनाया ना। अमेरिका के संविधान के अंदर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। आप कहोगे हाँ है, कैसा? यो द डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस के साथ, अवरुद्ध और संतुलन के सिद्धांत के साथ। किसके साथ? अवरुद्ध। यही मैं तुम्हें समझाने जाता हूं। क्यों? अगर देखो यहां देखो, विधायपालिका बिल्कुल कार्यपालिका से बिल्कुल अलग है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, पता क्या है? न्यायपालिका भी बिल्कुल अलग होनी चाहिए। देखा है मैंने, कच्ची कच्ची लकीर खींच रखी यहां से, हल्की हल्की लकीर इसलिए खींची क्योंकि न्यायपालिका के अंदर क्या कार्यपालिका व्यक्ति चुन को भेजा जा। तो ये अच्छी बात नहीं है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। इसका मतलब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ अपना दम तोड़ता नजर पाया जा रहा है। सही बात है, हुबहू नहीं अपनाया, अवरुद्ध कुछ लगा दिया, उसको बैरियर लगा दिया, कुछ अवरुद्ध कर दिया, संतुलन करा, हाँ संतुलन का संतुलन करने का प्रयास करा। इसे कहते हैं अवरुद्ध तथा संतुलन के सिद्धांत के साथ अपनाया। किसका सिद्धांत अपनाया? शक्ति पृथक्करण का। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। बुद्धि लेकर हर इंसान पैदा हुआ, मैं भी वही बुद्धि लेकर पैदा हुआ, तुम भी वही बुद्धि लेकर पैदा हुए। सीखने की इच्छा होगी, सब सीख जाओगे। समझ में आई बात है? पता लग चुका है? कोई प्रॉब्लम है अंदर? तो बताओ, अमेरिका के संविधान के अंदर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है नहीं है? समझ में? क्या यूपीएससी अगर यह कमीशन दूसरा तुमसे सवाल पूछ सको? नहीं पूछने का, क्योंकि भारत को क्या लेना देना है? भारत को क्या लेना देना है? ऐसा सवाल थोड़ा ही पूछ सको अमेरिका संविधान में है नहीं है, उससे रिलेट करके पूछेगा, भारत के संदर्भ में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा तुमसे। समझ की बात है? ठीक। अच्छा, और चलते हैं आगे, चलते हैं। अब हमें याद रहेगा। अच्छा, वहां से अब आते हैं, थोड़ा भारतीय संविधान की बात कर लेते हैं। भारत के संविधान की बात, भारत का संविधान होगा, ब्रिटेन का कहां है? ब्रिटेन का भी आता है ऊपर। अब भारत के संविधान ने क्या करा? हाथ किसके हाथ में कलम थी? अंबेडकर जी के। कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिख रहे थे? अंबेडकर जी। अच्छा, उन्होंने भारत के, वो जब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत उन्होंने पढ़ा होगा, उन्होंने सोचा यार मैं हुबहू बना लूं, ऐसे ना लिख दो ठाके जैसे मॉन्टेस्क्यू ने बना था ना। उन्होंने बड़ा अमेरिका, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी? उन्होंने देखा सबसे बड़ी इकोनॉमी है कौन सी? सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी? अमेरिका। अमेरिका का संविधान पढ़ा ना, ऐसे भी नहीं अपनाते। अंबेडकर जी को अच्छा लगा, जब तुम्हें अच्छा लगा अंबेडकर जी को अच्छा लगा होगा। सही बात है। फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा ब्रिटेन वालों का, ये भी बहुत, इन्होंने तो पूरी दुनिया को लोकतंत्र से सिखाया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? उन्होंने उसका संविधान पढ़ लिया। चलो 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 चलो, कहाँ गए यार? नहीं पहले तो अंबेडकर जी ने क्या करा? देखो, सरकार हमारे पास है, गवर्नमेंट हो, हमारे यहाँ संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था, जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था हो ना, वहाँ विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। वहाँ कार्यपालिका के सदस्य हमेशा विधायपालिका की श्रेणी से ले जा, और कार्यपालिका का न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं होता। इंग्लिश वाला समझ रहे, इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव। अरे कहाँ चला गया? क्या बोलते हैं सर? इसे लेजिस्लेटिव बोलते हैं, इसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, इसे जुडिशरी बोलते हैं। लेजिस्लेटिव जो हमारे पास यहाँ एग्जीक्यूटिव के अंदर मेंबर्स आते हैं, जो बंदे चुन करते हैं यार, जो वहां बैठते हैं, जो मंत्री बनते हैं, जिसका बड़ा मंत्री बनाया जाए यार, वो लोकसभा राज्यसभा में होना बहुत जरूरी है। अगर लोकसभा और राज्यसभा नहीं होगा ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा का कभी चुनाव लड़ रहे, आसाम की सीट से चुनाव जीत का आए थे, सोनिया गांधी जी ने भेजा जाओ तुम, तब जाकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगर तुम सच में प्रधानमंत्री बन जाना तो तुम राज्यसभा वाले रास्ते से चले आओ, या फिर तुम लोकसभा का चुनाव लड़कर चले आओ। हार्ड रास्ता कौन सा? लोकसभा वाला, क्योंकि जनता चुनकर भेजेगी, वोट डाल लेगी। आसान रास्ता, किसी को विधायक चुने हुए विधायक वोट डाल लेंगे, जो विधायक वोट डाल लेंगे तुम राज्यसभा में जाकर बैठ जाओगे, जो विधायक है ना वे वोट डाल लेंगे, फिर तुम जाकर तुम राज्यसभा में बैठ जाओगे, जिसकी सरकार होगी वो चाहे तो तुम्हें प्रधानमंत्री बना सकती है। एक रास्ता ये होगा। अच्छा, तो हमारे यहाँ क्या हो? हमारे यहाँ सरकार, कार्यपालिका के अंदर जितने मेंबर हो वे ना हमेशा विधायपालिका की श्रेणी से आगे, कार्यपालिका के अंदर जितने मेंबर होंगे वे विधायपालिका की श्रेणी से आगे। ये हमारे पास क्या न्यायपालिका, जुडिशरी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जुडिशरी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हमने भी अपनाया हमने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत
विधायपालिका कार्यपालिका क्या हमने तटस्थ रखा है? बिल्कुल हमने क्या कार्यपालिका विधायपालिका को तटस्थ रखा है? बिल्कुल या अपने हिसाब से अपनाया? अपने हिसाब से अपनाया। भारत के अनुरूप ढालना, भारत की संस्कृति प्रकृति और पॉपुलेशन को देखते हुए और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप ढालना। जो क्या हमने अमेरिका की तरह अपनाया? तो हमने सही करा गलत करा है? हमारे यहाँ ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही जनता, हमने मध्यस्थता का रास्ता अपनाया। ना तो अमेरिका की नकल करी ना फिर ब्रिटेन की नकल करी, हमने मध्यस्थता का रास्ता अपनाया। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अंबेडकर जी के द्वारा यूं समझ लो मध्यस्थता का रास्ता अपनाया भारतीय संविधान के अंदर रख दिया गया। मेंस का टॉपिक समझ की बात। यार जब तुम समझ लोगे तो लिख भी दोगे। सबसे बड़ी चीज है समझना। जब तुम समझ लोगे तो लिख भी दोगे। और यहाँ के बच्चे से किसी जाकर पूछो बताइए क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, बट्टा गोड़। समझ में आया बात? है बट्टा गोड़, क्योंकि उनका स्तर ही नहीं है उन लेवल का, इसलिए मैं कभी नहीं करने का पढ़ाने में। 10 लेक्चर करूंगा, 20 पढ़ाऊंगा, 50 पढ़ाऊंगा, लेकिन लेवल वही रहेगा, क्योंकि लिखना पड़ेगा। और लिखने के लिए क्या चाहिए? समझ चाहिए। और समझ एक दिन में तो डेवलप होती नहीं, 2-4 लाइन में। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अवरुद्ध तथा संतुलन के सिद्धांत के साथ अपनाया हमने, अपनाया। ठीक, अब तुम्हें कैसे पता लगा? मुझे कैसे पता लगा कि भारत के संविधान में यह बात है नहीं है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है बताओ? 395। 310 कौन सा बता रहा हूँ? वो फोड़ दूंगा, वही आएगा 395 ना। जब 395 हमारे पास अनुच्छेद 395 में, तो कभी अगर तुम्हें मौका मिला ना अनुच्छेद 50 पढ़ना। अनुच्छेद जब 50 पढ़ोगे ना, साफ साफ कह रखा सुन मत, न्यायपालिका का विधायपालिका कार्यपालिका धनिया में लेना देना नहीं है। कैसा लेना देना नहीं है? इसका मतलब समझने का, न्यायपालिका का जो हमारी जुडिशरी ना, जुडिशरी सुन लो, जुडिशरी या विधायपालिका कार्यपालिका के विधायपालिका कार्यपालिका इसके कार्यों के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इनक्रोचमेंट नहीं कर सकती इसके अंदर। समझ नहीं बात? या कौन सा क्रोचमेंट? हस्तक्षेप। अच्छा, कौन? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। किसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती? कौन से अनुच्छेद को पता लग रहा है? 50 आर्टिकल 50 तो पता लग रहा है। चलो बात तो बताओ, हमारे यहाँ संविधान की समीक्षा कौन करे? न्यायपालिका। हर तो जब होगी जब 1996 के अंदर एक केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने यह बात अपने हाई कोर्ट ने, एक हाई कोर्ट के मामले इतनी माननी हो जितने सुप्रीम कोर्ट के हो, तो हाई कोर्ट ने, एक मद्रास हाई कोर्ट ने साफ साफ सन्मुख बोल दिया ये बात कि सुन लो मेरी बात, भारत के अंदर, भारत के संविधान के अंदर जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत वो है, और है तो है। नू भी कह रहा है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो भारत के संविधान की आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, उसका एक स्तंभ, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत उसका एक स्तंभ, कितना महत्व दे दिया। अब बताओ जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कैसे ऐसी बातें बोलनी शुरू कर देंगे, तो बताओ भारत के संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है नहीं है? और वो तो आधारभूत संरचना का भाग। समझने की बात, आधारभूत संरचना वही है जो केशवानंद भारती केस के अंदर दी गई थी। केशवानंद भारती केस वही 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल को किसका जन्मदिन हो? सचिन तेंदुलकर का। चलो अपना जन्मदिन मुझे याद नहीं है, केस हुए भी यार। आर्टिकल 50 भारतीय संविधान में इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। पुष्टि की नहीं होती, वेरीफाई हो रहा है। आर्टिकल 50 को पढ़ लो जाएगा, अपने पता लग जाएगा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है यहाँ। कैसे पता लग जाएगा? न्यायपालिका अलग, कार्यपालिका विधायपालिका अलग हमारे यहाँ, और जहां अलग होंगे शक्ति का पृथक्करण हो रहा है, शक्ति अलग अलग हो रही, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर का सेपरेशन होना, शक्तियों का पृथक्करण होना। एक केस का नाम कंदरण बनाम तमिलनाडु स्टेट 1996, बताया था नहीं मैंने तुम्हें ये केस? इस केस को जाकर पढ़ लो पूरा, खुद ही पता लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या बात बोली थी, मद्रास हाई कोर्ट ने। इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, इंग्लैंड कहो, ब्रिटेन कहो, ब्रिटानी कहो, ब्रिटिश संविधान कहो, एक ही मतलब है कि थाली के चट्टे बैठे सर। यहाँ क्या है? यहाँ भी है, यहाँ भी गवर्नमेंट है। हाँ क्यों नहीं है गवर्नमेंट? यहाँ भी लेजिस्लेटिव है, यहाँ भी एग्जीक्यूटिव है, यहाँ भी जुडिशरी है। इन्होंने क्या कर रखा है? कह रहे तुम कौन हो? कार्यपालिका के हम तो। अच्छा कूद गस मत समझ आओ, ये वाला कौन न्यायपालिका? चलो हम ही भेज देंगे न्यायपालिका। इनकी न्यायपालिका समझ में आती कौन सी? इनकी कौन सी विधायपालिका, कौन सी न्यायपालिका? इनकी विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका नहीं समझ में आती, कोई अंतर ही नहीं है। हल्का हल्का अंतर, हल्का हल्का, सेपरेटेड तो नहीं है। हमने क्या करा? मध्यस्थता का रास्ता अपनाया, ना तो अमेरिका की नकल करी ना ब्रिटेन की नकल करी, मध्यस्थता का रास्ता अपना कर चले। और व्यक्ति वही है जो मध्यस्थता का रास्ता अपनाओ। व्यक्ति हो चाहे कोई महान विचारक हो या महान कोई दार्शनिक हो, व्यक्ति वही हो जो मध्यस्थता का रास्ता अपनाता होगा। मान लो किसी के साथ लड़ाई बज रही, तुम तो लड़ाई बज रही है तुम्हारी, अगर तुम एक साइड झुक जाओगे सही बात है तो तुम गए, दूसरी साइड झुक जाओगे तो भी तुम गए, तो क्या करेंगे? दोनों को साथ में लेके चलो।
और इसी अप्रोच में अपनी जिंदगी में बहुत फॉलो करूँ। यही बात महात्मा गौतम बुद्ध ने सिखाई थी। अब महात्मा गौतम बुद्ध की बात जिस जिस व्यक्ति ने फॉलो करी वो दुनिया में महान पैदा हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध को फॉलो करके कौन चले? अशोक। अशोक महान सम्राट। अशोक को फिर महात्मा गौतम बुद्ध की उसी रणनीति को मध्यस्थता का रास्ता बना के चले कौन? अकबर महान। सही बात है, वह बात अलग से लेकर विवाद रहते हैं। उसके बाद बताओ उसके बाद उसी रास्ते पर कौन चला? चंद्रगुप्त मौर्य चले थे, ठीक, तो वो भी क्या कहलाए? महान। तो जो भी उस रास्ते मध्यस्थता का रास्ता बना के चलेगा ना वही महान कहलाएगा। सही बात है ना। तो कभी इसकी बात करो ना उसकी बात करो, मध्यस्थता का रास्ता अपनाओ। कभी भी एक साइड पर पक्ष में कभी बात मत रखो। और जब तुम प्रशासन में घुस रहे हो तो एक बात तुम्हारे दिमाग से पक्की झलकनी चाहिए, तुम कभी भी किसी पार्टी को कोई नहीं सपोर्ट करते, आंतरिक रूप से सपोर्ट कर सकते हो। क्या बीमारी सर? बात समझ में आई? हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? चलो क्या टाइम होगा? पूरा 8 बज गए। 8 बजे टेस्ट कहा था। चलो 10 बजे तक करके भेज देना टेस्ट। समझे? जो भी जितनी बातें मैंने तुम बोल के बताई ना वही सारी यहाँ लिखी हुई। जितनी बातें मैंने तुमको तक बोल के बताई वही सारी थ्योरी के रूप में लिखी हुई। क्योंकि यूपीएससी के मेंस के अंदर या पीसीएस के मेंस के अंदर क्वेश्चन आने वाला उसका फॉर्मेट क्या होगा यही होगा। चाहे तो तुम पढ़ कर देख लो या मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हो, ताकि तुम्हें लगे कुछ अलग और टाइप का दिखा दे रहा है। क्योंकि मेंस का कंटेंट है, मैंने इसके अंदर कुछ और भी जोड़ा है, पिछली बार नहीं आता, कुछ और भी जोड़ कर लेकर आ रहा हूँ। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इनोवेशन करता रहता हूँ, वो दिखा रहा हूँ क्या है। हम वही बेसिक सरकार के 3 अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। 1 मिनट टेस्ट भेज देना। ठीक चले। देखो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? क्या मतलब शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का? जो बताया वही मतलब है कि सरकार के 3 अंग क्या होगा? सरकार के 3 अंग हमारे पास, शक्ति की विभाजन, सरकार के जो 3 अंग हो ना ऊपर में उनके विभाजन। तो किसने करा था इसका प्रतिपादन? इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहते हैं, जो एक तो हमारे लेजिस्लेटिव होगी, एग्जीक्यूटिव होगी, जुडिशरी होगी, एक दूसरे से पूर्णतः क्या होती है? स्वतंत्र होती है और एक दूसरे की परिधि में जाकर हस्तक्षेप नहीं करती, इंक्रोचमेंट नहीं कर सकती। वही तो लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ? ठीक है। वही तो लिखवा रखा। देखो इस सिद्धांत के ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है इसके? क्योंकि मेंस के आंसर के अंदर लिखे जाना भाई हो। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसके? नागरिक अधिकार इस सिद्धांत को इसलिए अपनाया गया ताकि सरकार को कैसे तमीज बनाओ। ठीक है, सरकार को निरंकुश होने से रोकना, उन पर सरकारों पर अंकुश लगाना, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एक दार्शनिक द्वारा दिया गया था। कभी कभी सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देना कठिनाई पैदा कर देता, वो मैंने बता रहा था, इन्हें भाई यही बात लिख दी वैसे ही। क्योंकि कोई भी सिद्धांत तो जब उस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप दे देना तो कठिनाई पैदा करता है। जैसे हम समानता के अधिकार की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, क्या तुम बताओ आज भी कोई व्यक्ति समानता के स्तर पर आ पाया? खासकर महिलाएं। सही बात है, किस स्तर की तुम समानता की बात करते हो? तुम बताओ, मैं मुश्किल से कहूँ एक महिला को बताओ कितना घूमने का अवसर मिलता होगा अपने जीवन काल में? सोचने वाली बात है ना। मैं जहां तक जितनी भी महिलाओं से लड़की तो बात करी ना, लगभग जितने बच्चे यहाँ पढ़ने आए आज तक या किसी महिला से बात कर ली तो अपने जीवन काल में 42-43 किलोमीटर कुल घूमी। अगर उसका कहना चलो हाँ घूमने चल ले, 1% महिला होगी जिन्हें घूमने का शौक नहीं होगा। नहीं तो 99.9% महिलाएं चलो बस सीधा। सही बात। कारण क्या है? जब लड़की भी जब अपने बॉयफ्रेंड से पहले बार बात करती है ना, कहीं घूमने चलेंगे, हाँ चलो घूमने चलते हैं, कोई ना बेचारे घूमने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, तूने कुछ और बोला था क्या? बात ना करो, बात ना करो। हाँ मेरी बनी देख दोस्त ताजी ताजी
मैं करी थी 12वीं पास, मैं कहती बाबू घूमने चलेंगे। मैंने कहा घूमने तब इतनी समझ है थी नहीं। मैं हाँ कॉफी पीने सीधा। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, चुप हो जाओ बात देखो। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एक दार्शनिक के द्वारा दिया गया था, ये तो होगा चलो। समानता का सिद्धांत, समानता आज तक भी स्थापित नहीं कर पाए हम, छोड़ दो सर। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को किसी देश के संविधान में हूबहू नहीं अपनाया जा सकता। तो इतने प्रभावित है तुम, जब मैं पढ़ा था ना सर, इतने प्रभावित है, जो भी लाइन अच्छी लगी लिख दी वह। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश, जहां तुम चले गए। पढ़ने आ रही गाना गाने गाते रह रही यहाँ से। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान देख लो, उनके यहाँ भी तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव वहां भी, जुडिशरी वहां से भी। अच्छा, अमेरिका के सिद्धांत, अमेरिका के संविधान के अंदर इस संविधान को कैसे बनाया गया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और संतुलन के सिद्धांत के साथ बनाया गया। अब तो समझ में आएगा सारा है। अपना विश्व का पहला देश प्रथम सिद्धांत बनाया। मैंने कह रहा है जो अमेरिका ना क्या कोई सही यहाँ तक हो उड़ जा काले तेरे मोह चिट्ठन ये भी समझ लो क्या भला है। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लो, सुनो, ये लेजिस्लेटिव होगी, ये हमारे पास एग्जीक्यूटिव होगी, जुडिशरी होगी, ध्यान से सुनो, ये हमारी जुडिशरी, ये हमारे पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव हो, इस एग्जीक्यूटिव हो। इन तीनों के बीच में शक्ति किस तरह बांटी गई, अपने अपने इनकी सबकी एक परिधि निर्धारित कर दी गई। इसे कुछ इस प्रकार समझो, जैसे 3 व्यक्ति खड़े हैं, उनका अलग अलग काम बांट दिया हो। जैसे तुम काम करते हो अपने घर में, तो 3 बहनें काम बैठ बांट का काम करे। तेरा काम नहीं बर्तन धोना, सिर्फ अगर नहीं धोने ना दूसरे से धोने पड़ गए तो गए, फिर में लड़ाई बजनी तहन दोनों में। अपना काम क्यों नहीं कराया ना, मेरे पर टाल दे सारा काम, ऐसा करके। तो उनकी एक परिधि निर्धारित कर दिया ना, ऐसा करके। तो ऐसे उदाहरण देना पड़ा, जैसे तुम समझना की बात। बात न करो, सुन लो ध्यान लगाकर। भारत के संविधान में शक्ति पृथक्करण की धारणा को समाहित किया गया है, अपनाया गया भारत के संविधान के अंदर। ये तो समझा रहा हूं तुम्हें। भारतीय संविधान में इस अवधारणा को शब्द से अपनाकर अवरुद्ध तथा संतुलन के सिद्धांत के साथ अपनाया गया है। मैंने कहा ना, इस अवधारणा को शब्द से नहीं अपनाया, हूबहू नहीं अपनाया ना, अवरुद्ध तथा संतुलन के सिद्धांत के साथ अपना, चेक एंड बैलेंस के साथ इसे अपनाने की कोशिश करी। चेक एंड बैलेंस के साथ, किस, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अडॉप्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है, विद चेक एंड बैलेंस। ओके, भारत के संविधान, हमें कैसे पता लगा भारत के संविधान के अंदर ये अवधारणा है, ये आइडियोलॉजी है। अनुच्छेद 50 को पढ़ोगे, अनुच्छेद 50 मद्रास हाई कोर्ट ने भी तो कहा था एक केस के अंदर, 1996 का केस, कंदरन वर्सेस तमिलनाडु स्टेट 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ना, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा हाँ भाई हाँ है इसके अंदर क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है इसके अंदर, ये सर नो। और ये भी कहा ये आधारभूत संरचना का मुख्य अंग, मुख्य भाग, स्तंभ उसका 1972 में ना, सुन लो 1972 समझ लो से भी क्या हुआ, ये भी समझ लो। वर्ष 1972 की बात हमारे पास, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर, इंडियन पॉलिटी के अंदर CRCP जिसे बोलते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस, पारित कर दिया है, ये बना दिया मैंने। तो जो डीएम था ना, उससे न्यायिक शक्ति को छीन लिया मैंने। बेटा एक काम करो, डीएम तुम्हारा काम अब अलग होगा, बहुत बदतमीज। जब जज साहब का भी काम तुम कर रहे और वैसा भी काम तुम, सरकार का भी काम तुम कर रहे, अब तुम सरकार के पीछे लोगों बनकर रहो, न्यायपालिका तो तुम कौन है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जाओ भाड़ में जाओ। तुम कब की बात है, 1972 की बात है,
इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा सबके कार्य और सबकी परिधि अलग अलग निर्धारित कर दी गई। यही तो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर हो, समझ गए? और ये जब जब सबके कार्य सबकी परिधि अलग अलग निर्धारित कर दी जाएगी तो हर व्यक्ति की, मतलब हर संस्था की, विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसी बात का तो प्रतीक कहीं ना कहीं भारत के संविधान के अंदर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र हो। देखो कितना अच्छा डायग्राम बना रखा है, कहाँ गया ये डायग्राम? कुछ कहना चाह रहा है ना? जब किसी को कुछ नहीं बताना हो ना तो चुपचाप डायग्राम में अपनी बात समझा के चले जाओ। समझ बात? क्या समझ गए? नहीं बात है। जिस हम बचपन में छोटे छोटे थे तो तुमने छोटे छोटे बच्चों देखा है, अच्छा टॉयलेट जाना तो नू करना ये करके चले गए। तो डायग्राम का बहुत बड़ा महत्व हो आंसर राइटिंग के अंदर भी। आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, बात ना करो, चुप। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसका बेस है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। समझ नहीं बात? ठीक, यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हटा दो, आधारभूत संरचना धड़ाम गिरेगी, ऐसे उसका डिसबैलेंस हो जाएगी। डिसबैलेंस, ये इंग्लैंड का संविधान है, ये समझ लो थोड़ा थोड़ा। अब बात आई तो पूरी होगी वो बात। बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। इंग्लैंड के संविधान में शक्ति प्रदान के सिद्धांत अवधारणा को समाहित किया गया। वो भी वही सारी चीजें बताइएगा। किसी देश के संविधान में शक्ति प्रदान का सिद्धांत अपनाया गया है नहीं, इस बात पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है? कि उस देश के संविधान में सरकार का कौन सी संरचना, कौन सा स्वरूप, कौन सा फॉर्म, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फॉर्म या फिर अब उसके बाद पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटी फॉर्म, संसदीय व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर। यस और नो? ठीक है। जब किसी इंसान की बुद्धि फिर जाए बैठे यार हो, चुपचाप बैठे हो। ये क्या लिखा बताओ? संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति अपनाया गया यह सिद्धांत अवरुद्ध तथा संतुलन सिद्धांत के साथ बना। वही चीज मैंने तुम्हें बताया। लेकिन 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 अमेरिका के संविधान में अवरुद्ध तथा संतुलन के सिद्धांत के साथ के सिद्धांत की डिग्री भारतीय तथा इंग्लैंड के संविधान की अपेक्षा अधिक है। अमेरिकी संविधान में अवरुद्ध तथा संतुलन के सिद्धांत की डिग्री भारतीय संविधान के भारतीय तथा इंग्लैंड के संविधान की अपेक्षा अधिक है। तो ज्यादा डेंजरस तरीके तो जो अपनाया सबसे ज्यादा अमेरिका वालों ने अपनाया, किसे? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को। क्या था? द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर था। उन्होंने देखा बेटे बढ़िया सिद्धांत था, आ जाओ हमारे संविधान में। सही बात है। उसके बाद इधर इंग्लैंड वालों को देखा, उन्होंने कहा उन्होंने बनाया कच्ची कच्ची लाइन खींच दी दोनों में। सही बात है। तुम चाहिए नहीं बिल्कुल भी। और भारत वालों ने पता क्या कहा? दोनों, इसका भी ले लिया कुछ हिस्सा, इसका कुछ हिस्सा ले लिया, अपना एक रास्ता बना लिया, मध्यस्थ का रास्ता अपनाया। क्वेश्चन क्या है ये भी समझ लो। क्या क्वेश्चन है मेंस का? ये समझ लो। ये पूछेगा तुमसे द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, इसका मीनिंग क्या है पूछेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मीनिंग क्या है? भारत के मतलब भारतीय शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? ये पूछेगा। भारत के संविधान में अवधारणा व्याप्त है नहीं है, और है तो वर्णन करो, डिस्कस करो उसके बारे में। डिस्कस करना। अच्छा चलो, भारत के संविधान में शक्ति पृथक्करण की अवधारणा को अवरुद्ध तथा संतुलन के सिद्धांत के साथ अपनाई गई। ये तो बात बता रहा था तुम। अब तक चर्चा करो, लिख दोगे इसके बारे में आराम से। पहले क्या कैसे लिखोगे इसका आंसर? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत बताओगे है क्या। सही बात। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है उसका मतलब बताओगे, जो पीछे समझा गया है वही लिखना। शुरुआत कहां से करनी है भी समझ लो। ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से तात्पर्य कहीं से भी जहां तो तुम्हें अच्छा लगे। समझ बात है। अगर तुम्हें खुद ही नहीं अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा लगेगा। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से तात्पर्य भारतीय किसी भी देश के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से तात्पर्य किसी भी देश की सरकार के अंदर विधायपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों के बंटवारे से या शक्तियों के विभाजन से।
समझ ये बात है, ऐसा करके स्टार्ट कर सकते। शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सर, याद आएगी बात है, ठीक। फिर इसके बारे में बताएंगे ये अवधारणा किसने दी, ठीक है। इस अवधारणा का जो प्रतिपादन करा जिसके फादर, सही बात है, जिसके जनक तो कौन है, वो हमारे पास मॉन्टेस्क्यू, फ्रांस के दार्शनिक। इस अवधारणा का, इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया था। समझ आई बात, ऐसा करके लिखेंगे, 3-4 लाइन का हमारा इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। समझ आई बात या ऐसा। फिर अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे आगे समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत, अगर वो पूछा भारत के संविधान के संदर्भ में पूछा उसने, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा तो उसके बारे में लिखेंगे। जो जो पूछा उसने बताया वो बताते चलना। भारतीय संविधान में शक्ति प्रथम के निदान अवरुद्ध तथा संतुलन के सिद्धांत के स्थापना बनाई, वो भी समझाएंगे अवरुद्ध तथा संतुलन का सिद्धांत का मतलब क्या हो। समझ आई बात है। उसके बाद डायग्राम तो समझाते चले जाएंगे, फिर वो बताएंगे 2-3 केस का जिक्र भी करेंगे जो मैंने तुम्हें बताए थे, वो ऐसा करके हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। क्या वजह है कि भारतीय संविधान की अपेक्षा अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की अवधारणा व्यापक रूप से अपनाई गई है, वही मैंने तुम्हें बताया। अब बताओ कितनी बड़ी बात पूछ रहा हो, इसलिए इनका अर्थ बता दो मुझे। ऐसा क्या कारण है कि अमेरिका के संविधान के अंदर ज्यादा हार्ड तरीके से, ज्यादा डिफिकल्ट तरीके से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया, भारत में नहीं अपनाया गया? अध्यात्मक, ये सारा रोला पता किसका? गवर्नमेंट रिफॉर्म का। जो गवर्नमेंट का फॉर्म कौन सा वहां, ये सारा रोला पतली कमर का नहीं आया हो, किसका आयो, किसका? हाँ, मैं यूं कह रहा है, ये सारा रोला पता किसका? ये जिम जा रहा, फालतू ना बोल लो। हाँ, सर्दी में समझे। ये सारा रोला सुन लो। जो गवर्नमेंट है ना यार, वो गवर्नमेंट कैसी है हमारे पास? गवर्नमेंट का कौन सा फॉर्म है हमारे पास? गवर्नमेंट के 2 फॉर्म हो, एक तो संसदीय शासन व्यवस्था हो, एक अध्यक्षात्मक प्रकार की शासन व्यवस्था हो। याद रहेगी बात ये। जो सरकार की 3, मतलब सरकार के 3 अंग हो, विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो उनके मध्य शक्ति को बंटवारा किस प्रकार कर रखा, समझ आई बात, इस पर निर्भर करेगा। अब अमेरिका वालों ने ऐसा क्यों बनाया, ये सवाल ये पूछ रहा है। अमेरिका वालों ने क्यों अपनाया ऐसा? क्योंकि वहां की जनसंख्या कम थी, समझ गया, मेन कारण ये हो। और वहां ना इतनी विविधता नहीं पाई जाती जितनी कि भारत के अंदर विविधता पाई जा, समझ आएगी बात है। और उसी के अनुरूप ढाल कर लिखना एक कमाल की चीज हो, ठीक है। उसे शब्दों में भी बयान नहीं करा जा सकता, ये ना मतलब लिख शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता, शब्द तो तो पूछ ही रहा हो। ये लिख के चल दिया इसे ना, यदि कोई मेरे से सवाल है ना इसे शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता, तू लाइन है नहीं, अपने आप ही शर्मा जाएगा, वाओ क्या भाषा है। देखना पड़ेगा तुम, भारत की संस्कृति, भारत की प्रकृति, भारत की विविधता के अनुरूप भारतीय संविधान को डालकर लिखा गया, ठीक। कितना टाइम होगा? एक क्वेश्चन और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन था। भारतीय संविधान में व्याप्त, मैंने कहा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शक्ति पृथक्करण की अवधारणा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, अमेरिकी व ब्रिटिश संविधान के सापेक्ष शक्ति पृथक्करण की अवधारणा का मध्यम मार्ग प्रशस्त किया गया है। जो मैंने बताया, करती टिप्पणी करो, सारा लिखना टोटल इसके बारे में, वही चीज लिखना। क्वेश्चन एक ही, उत्तर, क्वेश्चन अलग अलग, उत्तर एक ही। भारतीय संविधान में निहित शक्ति पृथक्करण की अवधारणा ब्रिटिश संविधान में शक्ति पृथक्करण अवधारणा से के रूप से कैसे संकुचित रूप में है, यही पूछा हुआ, वही चीज है। बस भारत के संविधान के अंदर जो शक्ति पृथक्करण की अवधारणा अपनाई गई उसके बारे में लिखना, जो उसके हमारे पास इंग्लैंड के अंदर अपनाई गई उसके बारे में लिखना, जो ऊपर समझा गया वही है, ठीक। आज की क्लास में इतना रखते हैं और अपनी कहानी को थोड़ा आगे बताता हूँ मैंने क्या क्या रख रखा है तुम्हारे लिए, क्योंकि सवाल पता कहाँ से पूछना आजकल। मतलब इस पेज पर, इसके बाद ये वाला पेज आएगा, देखो दूसरे देशों की तुलना, मेंस 2023 में यूपीएससी में सवाल पूछ चुका था इसी नोट्स से। ब्रिटिश संवैधानिक योजना सर आगा पूरा समझाने वाला, ये नया लेगा इस बार। क्यों कर लेगा, कारण क्या है, लिखने में आसान नहीं रहेगी, समझ ये बात है, और याद करने में आसान नहीं रहेगी। क्या लिखा बताओ, क्या लिखा हुआ?
तो ज्यादा नहीं जो जो सवाल पूछने वाला, जो पूछे जाते हैं सच में, जो पूछे गया था उसी की बेस पे मैंने बनाया है। भारतीय संविधान और वैश्विक संविधानों की तुलनात्मक अध्ययन, कंपेरेटिव स्टडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। किसकी? ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन की। ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन वैश्विक स्तर के जो संविधान है उनकी भारत के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करना। कैसे समझ लो, समझ लो ध्यान लगाकर, ये मैं कल को पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाना ना, ठीक। भारत का संविधान बनाम अमेरिकी संविधान। अब देखिए कितना अच्छा पॉइंट लिख रखा है, ये भारतीय विशेषताएं हैं, या भारत का संविधान होगा अमेरिका संविधान। 5 लाइन ज्यादा मिल जाएगी, 5 यहाँ तक 5 यहाँ तक, 10 लाइन कंप्लीट, समझ गए। उसके बाद अगर देखो अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश का संविधान, तो मैंने क्या करा, इसे अलग अलग तरीके से बांट दिया, इधर इधर कर दिया, इधर कर दिया। डिजिटल बोर्ड का ये फायदा हुआ, समझ गए। पीडीएफ में जोड़ दिया मैंने, सारा पीडीएफ में जोड़ दिया मैंने, पीडीएफ को भेज दूंगा, तुम लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, 1 पेज 2 चिपका कर, ठीक। यहाँ भारत का संविधान है, यहाँ ब्रिटिश का संविधान, इतना तो करा ही मैंने, और दिखाता हूँ तुम्हें। अब बच्चों को मेंस के अंदर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होने की, सही बात, फटाफट रट्टा मारना का, इतनी स्पीड ऐसा कर दिया मैंने इसका, नीचे निष्कर्ष भी लिख दिया गजब तरीके से। और दिखाओ तुम मैंने क्या करा, एक एक क्वेश्चन को तमीज से, हाँ भारत के ये पूरा तमीज से क्वेश्चन हेडिंग वाइज आएगा, अगर लिखना हो कितने पॉइंट इस वजह निकालना हो। और दिखाता हूँ तुमको, भारतीय संविधान बनाम ब्रिटिश संविधान, सही बात है, वो तो वो शॉर्ट में बताया था, ये पूरा लॉन्ग तरीके से मैंने तुम्हें दे दिया, सही बात है, आराम से बड़े प्यार के साथ लिखा जा सके। ये डीप सीप का कमाल, चैट जीपीटी का कमाल, ऐसे यूज करा जाए चैट जीपीटी को, अपने अनुसार कैसे ढाल कर लिखा जाए, देखो कितना मस्त तरीके से बनना, आराम, वो सारा जो मैंने तुम्हें समझा रखा है, समझ की बात है। मेंस के अंदर खूब इस्तेमाल हो उसका, चैट जीपीटी का, बहुत बढ़िया करके तभी इससे, ठीक, बहुत फायदा दे सके। अदाओ भारतीय संविधान की फ्रांसीसी संविधान के साथ तुलना, और दिखाता हूँ तुम, देखो है नहीं पूरा का पूरा निष्कर्ष तक दे दिया जाए। एक बच्चे को क्या चाहिए, बस कल को खत्म करेंगे सब, और बहुत सारे क्वेश्चन पर डिस्कस भी करेंगे, समझ में आया बात है। फिर जाकर भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होगी, प्रस्तावना मतलब प्रिम्बल जिसे कहते हैं, एक ही क्लास में खत्म करना, पूरी पूरी प्रस्तावना होगी, एक ही क्लास में खत्म करना, छुट्टी मत, सुबह क्यों नहीं आते तुम, ऐसा कौन सा 7 बजे तू कॉलेज चले जा रही, तू तो आई थी सुबह को, सुबह आई थी तू, डेली आकर, समझ की बात है, संविधान पढ़ लेगी तो नॉलेज हो जाएगी, अकल हो जाएगी। चलो।